हाय फ्रेंड, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का इंडियन इकोनॉमिक्स का यूनिट 2 है इंडियन इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग। यूनिट 1 और यूनिट 3 का ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको भी जा करके देख लीजिएगा। थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 में ये सारे कॉन्सेप्ट का सिलेबस में मेंशन किया गया है। इस सारे कॉन्सेप्ट का हम थ्योरेटिकल डिस्कशन आज करते हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, सेक्टर एंड देयर कंपोनेंट। तो इंडियन इकोनॉमी को मेनली 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर की बात किया जाए, यह प्राइमरी सेक्टर जो भी एक्टिविटी एग्रीकल्चर से संबंधित, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, फार्मिंग, डायमंड माइनिंग एंड फिशिंग ईटीसी, इससे संबंधित जो भी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं, प्रोडक्शंस होते हैं, रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके बेसिक गुड्स का फॉर्मेशन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंतर्गत आता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम लोग सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, जिसमें आपका ऑटोमेटिव, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़, केमिकल इंडस्ट्रीज़, एनर्जी, मेटलर्जिकल, कंस्ट्रक्शन एंड फूड इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री ईटीसी, ये सारे जो हैं आपको सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। टर्सरी सेक्टर की बात किया जाए तो सर्विसेज सेक्टर आपको टर्सरी सेक्टर में आती है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट सर्विसेज, आईटी सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, होटल्स, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे जो है आपको टर्सरी सेक्टर में आते हैं। तो देखिए, इससे प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है, आपको दे दिया जाएगा कि आपको माइनिंग जो है वो कौन से सेक्टर में आता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, नॉन ऑफ दी, तो ये आता है प्राइमरी सेक्टर में। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्वेश्वरैया प्लान। तो विश्वेश्वरैया प्लान की बात की जाए, यह 1934 में आया था। विश्वेश्वरैया एक सिविल इंजीनियर थे जो एक्स दीवान थे मैसूर के। उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था 1934 में, उसका नाम था द प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इस बुक में उन्होंने मेंशन किया था कि अगर हमारा इंडियन नेशनल का जो नेशनल इनकम है उसको हम डबल करना चाहे तो हम लोगों को एक प्लान की तहत काम करना चाहिए। तो उन्होंने एक प्लान दिया था, प्रपोज किया था 10 साल का, जिसका एम था डबल करना था नेशनल इनकम को। और उन्होंने रिकमेंड किया था कि हमारा जो भी लेबर है वो टोटली अभी एग्रीकल्चर पे काम करती है, उसको हमको शिफ्ट करना चाहिए किसी दूसरे सेक्टर पे, पर्टिकुलरली इंडस्ट्री सेक्टर पे। तो जो भी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में काम करी उसको रिड्यूस करना चाहिए और उसको हम माइग्रेट करना चाहते हैं इंडस्ट्री सेक्टर में। और इंडस्ट्री सेक्टर का अगर डेवलपमेंट होता है तो हमारा जो नेशनल इनकम है वो डेवलप करेगा और इम्प्रूव ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो इससे जो भी प्लान बनाया गया था, इस बुक में मेंशन किया गया था, इसको हम बोलते हैं विश्वेश्वरैया प्लान। अब बात करते हैं फिक्की प्लान। तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। यह एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ होते हैं, और उनका एक ग्रुप ये है। उन्होंने प्रपोज किया था कि अगर हम इंडियन डेवलपमेंट चाहते हैं, इंडियन इकोनॉमी को और डेवलप करना चाहते हैं, और हमारा जो इनकम है इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हम लोगों को एक प्लान की तरह काम करना चाहिए और हमें एक नेशनल प्लानिंग कमीशन की गठन करनी चाहिए। तो ये एक प्रपोज किए थे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल प्लानिंग कमीशन, ताकि हमारा और एक कंप्रेसिव वे में इकोनॉमिक एक्टिविटी किया जाए, एक प्रॉपर वे में एक्टिविटी किया जाए और हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सकता है। उसके बाद 1938 में एक कांग्रेस प्लान लाया गया, जिसका एक एनुअल मीटिंग, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एनुअल मीटिंग में जो प्रेसिडेंट थे आपका सुभाष चंद्र बोस, और उन्होंने क्या कहा था कि हम एक प्रपोज करते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल प्लानिंग कमीशन का। तो प्रेसिडेंट जो थे सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने ही ये प्रपोजल दिया था। ठीक है, तो 1938 में नेशनल प्लानिंग कमीशन को क्रिएट किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। इंडियन प्लानिंग कमीशन एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट करती है 1949 को। अब बात करते हैं पोस्ट नेशनल प्लानिंग कमीशन डेवलपमेंट क्या हुआ। तो जानते हैं कि उस टाइम पे वर्ल्ड वार हुआ था, तो 1941 में पोस्ट वार रिकन्स्ट्रक्शन कमेटी की गठन किया गया था। चूँकि उस टाइम वर्ल्ड वार 2 था, तो ब्रिटिश लोगों ने काफ़ी इंडियन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किए थे। हमारा देश जो उस टाइम पे ब्रिटिश के अंडर था, हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं था। तो ब्रिटेन वाले लोगों ने काफ़ी हमारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ किया वर्ल्ड वार 2 में, और काफ़ी हमें इकोनॉमिक क्षति पहुंचाई थी। तो इसी चीज़ को लेकर के एक
पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कमेटी की गठन 1941 में किया गया था, जिसका चेयरमैन एम.एन. रॉय को बनाया गया था। उसके बाद 1941 में कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स की गठन किया गया था, जो एक थिंक टैंक थी, जिसका काम था कि हम लोग एडवाइस करें कि पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कमेटी कैसा काम कर रही है, उसका प्लान एग्जीक्यूशन कैसा चल रहा है, और उसको अच्छा करना है तो क्या क्या एडवाइस देने की आवश्यकता है, क्या एडवाइस उनको करनी चाहिए। तो यही आपका काम था, कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स, जो 1941 में इस्टेब्लिश की थी, गठन किया गया था। उसके बाद 1944 में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का गठन किया गया था। ठीक है, इट वाज ये जो भी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट किया गया था 1946 में, 2 साल के बाद ही इसको बंद कर दिया गया था, एबॉलिश कर दिया गया था। उसके बाद 1946 में इसके एबॉलिश के बाद एक नया कमेटी बनाया गया था, एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड 1946 में, जो रिव्यू करती थी जो भी प्लानिंग किए जा रहे हैं और जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो प्लान बनाए हैं, इस दोनों को रीड करना, एनालाइज करना, उसके बाद रिव्यू करना, यही इस एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड का काम था। अब बात करते हैं बॉम्बे प्लान 1946। तो क्या हुआ कि 1946 में बड़े बड़े इंडियन इंडस्ट्रीज, टाटा, बिरला और बड़े बड़े जो भी नामचीन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने 1946 में बॉम्बे में एक ही फ्लोर के अंदर सब मिल कर बैठे और उन्होंने इस एनालाइज़ किया और डिस्कस किया कि हमको नेशनल डेवलपमेंट के लिए और नेशनल किस तरह से काम करना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने एक सर्टेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के समक्ष रखा और बताया कि क्या होना चाहिए और कैसे कैसे काम करने चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने सर्टेन पॉइंट्स इस्टेब्लिश किए, उसमें था एग्रीकल्चर रिकंस्ट्रक्शन। उन्होंने बोला था कि हमको एक एग्रीकल्चर रिकंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है, जिसमें हम मिनिमम वेजेस फिक्स करें, उसका जो भी प्राइस है क्रॉप्स का, उसको हम एक फेयर प्राइस में रखें। हम किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए हम लोग उसको क्रेडिट प्रोवाइड करें। उसके साथ साथ रैपिड इंस्टॉलेशन की आवश्यकता है, जिसमें हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज़ की आवश्यकता करनी चाहिए और उसको डेवलप करना चाहिए। उसका जो भी इसेंशियल कंज्यूमर्स गुड हैं उसको डेवलपमेंट कर लिए, उसके मैन्युफैक्चर प्रोडक्शंस के लिए और इजी टू एक्सेस के लिए हमको क्या क्या करने की आवश्यकता है, तो उस चीज़ को भी हाईलाइट किया गया था। उसके साथ साथ प्रमोट किया गया था मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का, ताकि हमारा जो डिपेंडेंट है आपका एग्रीकल्चर से, अदर सेक्टर का भी डेवलपमेंट किया जा सके। उसके बाद स्टेट का क्या रोल रहेगा, एक्टिव स्टेट का क्या रोल रहेगा इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में, उसके एरिया के डेवलपमेंट में। उसके साथ सोशल वेलफेयर में हम लोग कैसे आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग द एजुकेशंस, हेल्थ एंड हाउसिंग, इस तरह से क्या क्या हम लोग कर सकते हैं फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। सो बॉम्बे प्लान इसलिए क्योंकि बॉम्बे में किया गया था और बड़े बड़े इंडस्ट्री एक फ्लोर के अंदर ही बैठकर डिस्कस किए थे टुगेदर। अब बात करते हैं गांधी प्लान। तो गांधी प्लान 1944 की बात किया जाए तो इसका फॉर्मुलेशन किया गया था श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा, जो गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड था। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गांधी प्लान क्या था कि हम लोग एक डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की गठन कर सके, और वो एम्फेसाइज और फोकस किया गया था एग्रीकल्चर को। तो एग्रीकल्चर पे मेन फोकस था गांधीयन प्लान का, और उन्होंने रिकमेंड किया था कि सेल्फ कंटेन्ड विलेजेस इस्टेब्लिश करना चाहिए, सेल्फ कंटेन्ड विलेजेस डेवलप करनी चाहिए, ताकि जो भी विलेज की रिक्वायरमेंट्स हैं उस विलेज के आसपास में ही उसका आवश्यकता को पूर्ण किया जा सके। ठीक है, उसके बाद प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की भी बात किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं पीपुल्स प्लान 1945। तो इस प्लान का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव था कि जो भी बेसिक नेसेसरी ऑफ द लाइफ हैं उस चीज़ को हर पीपल्स के पास पहुंचाया जाए और उस चीज़ पे काम किया जाए। और इन्होंने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दोनों पे इक्वल फोकस किया गया था। ठीक है, इसका ये जो पीपल्स प्लान का फॉर्मुलेशन किया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा, जो फाउंडर थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई के फाउंडर थे। अब पीपल्स प्लान के बाद हम डिस्कस करते हैं सर्वोदय प्लान। तो इसका फॉर्मुलेटेड बाय जयप्रकाश नारायण, जो गांधीयन के फॉलोअर्स थे और गांधीयन फिलॉसफी को फॉलो करने वाले थे। उसके साथ साथ
इस प्लान की बात किया जाए तो इस प्लान में और एक कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया था, वो थे विनोबा भावे प्रिंसिपल को। तो विनोबा भावे प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट को यूज़ करके गांधीयन टेक्निक्स को कंजर्वेटिव कंस्ट्रक्टिव वे में कैसे हम लोग इस चीज़ को काम करें और कम्युनिटी को डेवलपमेंट के लिए क्या काम किए, इसीलिए सर्वोदय प्लान लाया गया था। इसमें एम्फेसाइज किया गया था, इस पर फोकस किया गया था एग्रीकल्चर पे, उसका साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ पे, सेल्फ रिलायंस कैपिटल, टेक्नोलॉजी, लैंड रिफॉर्म्स एंड सेल्फ डिपेंडेंट विलेजेस, इस सारी चीज़ पे इस सर्वोदय प्लान में फोकस किया गया था। ठीक है, इंडिया ऑप्टेड फॉर द सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। ओके, अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन प्लानिंग। तो इंडियन जो भी प्लान्स बने इंडियन प्लान्स में, उसमें क्या था, सेंट्रलाइज इन नेचर, सेंटर के द्वारा बनाया जाता था और स्टेट को फॉरवर्ड करते हुए ग्रामीण तक पहुंचती थी। फोकस ऑन पब्लिक सेक्टर क्या था कि हमारा आज़ादी के बाद की बात किया जाए तो जो भी प्लान किए गए हैं उसमें पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया गया, प्राइवेट सेक्टर को कम, क्योंकि हमारा जो सरकार था वो नहीं चाहता था कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किसी प्रकार का और भी क्षति पहुंचाया जाए और हमारा जो डिसबैलेंस हो जाए गवर्नेंस। तो जैसे कि अब बात किया जाए कि अंग्रेज़ों लोग सबसे पहले प्राइवेट कंपनी ही आकर खोले थे और उन्होंने इतना बड़ा कर लिया कि यहाँ पे साम्राज्य स्थापित कर लिया और इंडिया को ही आपको पूरा फोर्स को, इंडिया गवर्नमेंट को ही अपने अंडर में ले लिए थे। ठीक है, हमारा देश गुलाम हो गया। तो इससे भी एक कुछ फियर थी। डेमोक्रेटिक अप्रोच अपनाया गया था इस इंडियन प्लानिंग में, ताकि हमारा पीपल्स का पार्टिसिपेशंस जो है वो बना रहे। हाईली ब्यूरोक्रेटिव था, ब्यूरोक्रेट लोग काफ़ी डोमिनेंट थे प्लानिंग में, मशीनरी प्लानिंग्स में, पॉलिसीज़ मेकिंग में, इस्टेब्लिशमेंट में, प्रोसेस में। ठीक है, कंप्रेसिव इन स्कोप, कंप्रेसिव इन स्कोप मीन्स गवर्नमेंट प्लान बनाते थे डिफरेंट सेक्टर के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए। ठीक है, तो ये सारे जो है गवर्नमेंट के अंतर्गत होती थी। मिक्स ऑफ पर्सपेक्टिव, जैसे रोलिंग प्लान और एनुअल प्लान, हर तरह का प्लान आया गया था। गवर्नमेंट एक्ट एज प्रोमोटर अदर दैन फैसिलिटेटर, तो ये जो भी एक्टिविटीज़ होते थे, जो भी प्लान्स होते थे, वो गवर्नमेंट ही प्रमोट करती थी। बट फैसिलिटेटर की बात किया जाए, उतना इफ़ेक्टिव फैसिलिटेटर रोल नहीं अदा कर पाया। ग्रामीण की रिक्वायरमेंट्स को लेकर के ये जो अप्रोच था वो कहीं ना कहीं लैक किया, चूँकि ये सेंट्रलाइज नेचर था, टॉप टू बॉटम अप्रोच था। अब बात करते हैं नेहरू महानवोलिस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इम्पॉर्टेंट है। तो क्या हुआ था कि जो भी एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस क्या हुआ था कि जो भी हमारा एक्सपोर्ट था वो मेनली डिपेंडेंट था प्राइमरी सेक्टर पे, और प्राइमरी कमोडिटीज़ को हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का जो बेस था वो काफ़ी कम था, अनप्रोडक्टिव नेचर। अब उसके साथ साथ अनप्रोडक्टिव एग्रीकल्चर था, मतलब सारा से सारा वर्कफोर्स थे वो एग्रीकल्चर पे काम करते थे, बट उसका एक सिस्टमेटिक वे एग्रीकल्चर का नहीं था। कहीं ना कहीं हम एक्सपोर्ट करते थे, बट उसको और प्रॉपरली अगर करते तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोडक्ट मिल सकता था प्रोडक्टिव नेचर का। बट उस टाइम पे एग्रीकल्चर थोड़ा सा कहा जाए कि अनप्रोडक्टिव नेचर था। उसके साथ साथ क्या हुआ, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए नेहरू महानवोलिस मिलकर एक मॉडल और एक स्ट्रेटजी अपनाए, वही एक टर्निंग पॉइंट रहा। इस मॉडल में क्या कहा गया कि इस मॉडल को अडॉप्ट किया गया था 1956 से 61 में, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान में था। इसमें इस मॉडल जो अडॉप्ट किया था इसको कहा गया था नेहरू महानवोलिस स्ट्रेटजी। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया था कि हमारा जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है उस पर फोकस करना चाहिए, रैपिड ग्रोथ करना चाहिए। उसके साथ साथ कंट्री को जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसका डेवलपमेंट, उससे संबंधित इंडस्ट्रीज़ इंडिया में ही डेवलप करना चाहिए। मशीनरीज़ पे, मशीन पे फोकस किया गया, मशीनरी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, मशीन्स का बनने वाला जो इंडस्ट्रीज है उस पर फोकस किया गया। उसके साथ साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ डेवलप किया गया। उसके साथ साथ उससे से छोटे छोटे जो भी इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, एक्सिलरी इंडस्ट्रीज़ को भी बूस्टअप मिला, एम्प्लॉयमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ। प्रॉपर्टी जो थी उस पर कहीं ना कहीं देखा जाए कम हुआ। एक्सपोर्ट हमारा बढ़ने लगा किसी और, मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं और भी आपका डेवलपमेंट होने लगा और भी एक्सपोर्ट बढ़ा। ठीक है, ये आपका
नेहरू महानवोस मॉडल की बात किया जाए, जो भी बात किया जाए कि अब बात करते हैं कि प्रोडक्टिविटी की कहीं बात किया जाए, तो अगर हम हर चीज़ का इंडस्ट्रीज़ का कहा जाए और सिस्टमेटिक वे में डेवलप किया जाए, ठीक है, तो हम लोग के पास एबिलिटी है कि हम एक अच्छा प्रोडक्ट बना करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और बढ़ जाए, और इंडियन जो भी आपका इनकम है उसको डेवलप कर सकते हैं, इनकम को हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ठीक है। उसके साथ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियलाइजेशन लिंकेज एज ए रैपिडली एज पॉसिबल, जितना भी हमारा जो भी इंडस्ट्री से संबंधित लिंकेज हैं, जो भी ज़रूरत है इसकी मशीनरीज़ की आवश्यकता है, तो उस चीज़ को भी इस पे फोकस किया गया। तो मेनली ये आपको एग्रीकल्चर नहीं, ये मेनली इंडस्ट्री बेस आपका प्लान था, इंडस्ट्री पे हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया था। यही वजह है कि आपको भेल हुआ, सेल हुआ, ये जो है भारत है। उसके साथ साथ बिलासपुर का सेल की बात किया जाए तो ये बड़े बड़े जो भी इंडस्ट्री हैं, स्टील इंडस्ट्रीज़, इस पे फोकस किया था इसी मॉडल के आधार पे। अब रोलिंग प्लान की बात करें तो रोलिंग प्लान क्या मतलब क्या होता है कि प्लान को रोल करना, मतलब जो भी प्लान हर साल बनते हैं उसका एसेस करना, और उस असेसमेंट के बाद नेक्स्ट ईयर क्या होना चाहिए, क्या प्रोजेक्शन होना चाहिए बेस्ड ऑन द असेसमेंट, यही आपका रोलिंग प्लान कहलाता है। तो रोलिंग प्लान कब आई थी? जब जनता गवर्नमेंट आई थी प्लान, तो उन्होंने 5 ईयर प्लान था उसको ख़त्म करके, टर्मिनेट करके, उसके जगह पे रोलिंग प्लान लाया गया था, ठीक है, जनता गवर्नमेंट के द्वारा। इसका एडवांटेज क्या था कि दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, आपका ये फ्लेक्सिबल था। उसके साथ साथ इसके बाद एबिलिटी टू ओवरकम द रिजिडिटी ऑफ फिक्स ईयर प्लान, जो भी फिक्स ईयर प्लान थे कुछ रिजिडिटी थी, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए टारगेट रिवाइज करना हमारे लिए इजी था, क्योंकि हम लोग एनुअल देते थे, एनुअल एनालिसिस, तो ये एडवांटेज था। इशू क्या था कि डिफ़िकल्ट था टारगेट को अचीव करना, क्योंकि हमारा कंडीशन चेंज होने के चलते जो मेन टारगेट था वो टारगेट नहीं पहुंच पाते थे, लेस। इसके साथ फ्रीक्वेंट रिवीजन ऑफ फ्रीक्वेंट आपको रिवीजन करना पड़ता था टारगेट्स को, ताकि हमारा बैलेंसिंग बना रहे इकोनॉमिक्स का। तो ये भी कहीं ना कहीं इशूज़ थे, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस थी। आगे बात करते हैं राव मनमोहन मॉडल। तो बात किया जाए कि 1950 से पहले हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस जो क्या था, हम लोग एडॉप्टेड थे सोशलिज्म पे, सोशल से एडॉप्टेड हमारा एक्टिविटी था। गवर्नमेंटल सेक्टर सिर्फ काम करती थी। इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट की बात किया जाए तो सिर्फ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होते थे। बिजनेस रेगुलेशंस उसका काफ़ी ही डिफ़िकल्ट कहा जाए। उसके बाद 1960 से 80 की बात किया जाए तो गवर्नमेंट कंट्रोल में थी। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशंस आई थी। तो ये सारे जो रहे आपको उस टाइम पे काम हुआ था। अब उसका 1990 की बात किया जाए तो 1991 में जो भी हमारा क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उस टाइम पे पीएम आपको पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर मिलकर के एक प्लान लाए थे, उसको बोलते थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। उसकी बात किया जाए 1991 का पॉलिसी जो फोकस था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पे। लिबरलाइजेशन मतलब जो भी आपका पॉलिसीज़ हैं उसको रिलैक्सेशन दिया गया था, छूट दी गई थी। जो भी आपको लाइसेंसिंग था उसको कम किया गया था। प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट करने के लिए परमिशन दिया गया था। ग्लोबलाइजेशन मतलब हर आपको दूसरी कंट्रीज़ के भी लोग भी यहाँ पे काम कर सकते थे, ग्लोबल आपका इकोनॉमिक हो इस तरह से। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स लाए थे, प्राइवेट सेक्टर बनाया गया, एस्टेब्लिश किया गया, फॉरेन बैंक को एंट्री दिया गया था विद सर्टेन कंडीशन। टैक्स रिफॉर्म लाए, टैक्स रिफॉर्म में टैक्स पॉलिसी चेंज किया गया, टैक्स रिडक्शन किया गया था कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल के लिए। उसके साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज रेट रिफॉर्म किया गया, जिसमें रुपीज़ डिवैल्यूएशन किया ताकि हम फॉरेन करेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में इनफ्लो किया जा सके। उसके बाद थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। हम वीडियो बनाते हैं कंप्लीट यूनिट वाइज और कंप्लीट डिस्कशन करते हैं, एमसीक्यू बनाते हैं, एमसीक्यू का वीडियो और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। उसके साथ आपको भी कोई सजेस्टिव टॉपिक्स है मैथ्स का, एप्टीट्यूड का, रीजनिंग, इकोनॉमिक्स का, उसका भी हम वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आपका जो भी ज़रूरत है आप कमेंट में लिखिए, हम उस पर बनाने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ थैंक यू, प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।